हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी के सीरीज में। हम लोग अभी क्लास 7 की एनसीईआरटी देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 मुग़ल साम्राज्य। आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों के इतने अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। और अपने पूर्ववर्तियों में के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी। वह राज्य पूरा किया गया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव माना जाता था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया और सहस्त्रित शताब्दी 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे एवं शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे, और यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को कहाँ पर हो गया लागू विचार थी रहे। यह एक जिसके प्रभाव के उपमहाद्वीप के पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत न रख सके। आज भारत में प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थल दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। मैंने इसे पहले से एडिट कर रखा है ताकि टाइम कम कंज्यूम हो, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं। मुग़ल को दो महान शासक के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज, जो इसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, उत्तराधिकारी था। यानी कि जो माता की ओर से उत्तराधिकारी था वो मंगोल थे, और जो पिता की तरफ से उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? तैमूर थे। बस इतना ही इसमें जानना है। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप, फिगर भी यहाँ पे दिया गया है कैसे इन लोगों का ठाट बाट था। देखिए, तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राट का एक लघु चित्र। मध्य में तैमूर है, मध्य में जो बैठा है मतलब बीच में ये तैमूर है। उसकी दाहिने ओर उसका पुत्र मीरन शाह, ये है मीरन शाह। इसके दाहिनी ओर मीरन शाह बैठा है। और उसके बाद अबू सैद हो गया। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, ये बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा हो गया, ठीक है। और उरशेख, ये हो गया उरशेख, ठीक है। दाहिनी ओर तीसरे और चौथे स्थान पर मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ हैं। और इसी दाहिनी ओर की क्रम में हुमायूं और जहांगीर और औरंगजेब हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो आप GS 3 में, ये आप यहाँ से क्वेश्चन आप GS 1 में, सॉरी, इतिहास GS 1 में है, तो आप क्वेश्चन लिखिएगा। ये मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन निकाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं मुग़ल सैन्य अभियान के बारे में। चलिए, प्रथम मुग़ल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र मात्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण करने के बाद उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। जिस तरह से मैंने जो मोटे लाइन में पहले एडिट कर रखा है उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको दोहराने में आसानी हो।
उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को कब्जा कर लिया। किसने किया था? बाबर ने। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ से एक कुछ इम्पॉर्टेंट। देखिए, मुग़ल फ़ौज अभियान, युद्ध के प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीकी भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब बारूद कैसे बनते थे? बाबर लेकर आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में युद्ध के तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई में किया गया। यहाँ पर तोप गोलाबारी बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, बाबर की सेना द्वारा की गई थी। ये सब पूछता नहीं है, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए, ये बहुत आराम से इसको पढ़ना है। इसको मैंने पूरा अंडरलाइन किया है, तो आप अपने कॉपी में इसे ज़रूर नोट करिएगा। प्रमुख अभियान और घटनाएं, मुग़ल सम्राट की प्रमुख योजनाएं और घटनाएं। बाबर 1526 से 1530। ठीक है, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं अफ़गान समर्थकों को हराया। किसने हराया था? बाबर ने। 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मृत्यु से पहले उसने दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किए। ठीक है, तो पानीपत का पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी और अफ़गानों के बीच में हुई थी। 1527 में खानू का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में तथा उनके समर्थकों के बीच में। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को बाबर ने हराया। फिर इसकी मृत्यु से पहले इसने दिल्ली और आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने कर लिया था? बाबर ने। ये बात ध्यान में रखनी है। आइए अब यहाँ से देखते हैं। हुमायूं कब से कब तक था? 1530 से 1540 तक एवं 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने माता पिता की वरीयता के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और अपने भाइयों को एक एक प्रांत दिया। ठीक है, हुमायूं को दो बार हराकर 64 में और 1540 में कन्नौज में पराजित कर उसे ईरान की ओर भागने पर बाध्य कर दिया। हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के साथ काफ़ी फीका पड़ गया, मतलब अफगानों ने हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, ये आप पढ़िएगा। देखिए, ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली और 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। इसलिए इसके प्रांत इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब अकबर के बारे में जानते हैं। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि योग वशिष्ठ का संबंध किससे है, तो यूपीएससी में पूछा गया था। तो योग वशिष्ठ का संबंध अकबर से था। पता नहीं इसमें दिया होगा कि नहीं दिया होगा, मैं अपने आप से जोड़ दे रहा हूँ, आप याद रख लीजिए वैसे। 13 वर्ष की अल्पायु में वह सम्राट बना। ठीक है, उसके शासनकाल को 3 अवधि में विभाजित किया जा सकता है। 1556 से 1570 के मध्य अकबर ने संरक्षक बैरक खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया और उसने सूरी और अन्य अफगान के निकटवर्ती राज्य मालवा और गोंडवाना अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम को और उज़्बेक के विरुद्ध विद्रोह से दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया था। 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया था उसने, ये बात आपको याद में रखनी है। अभियान के पश्चात उसने पूरब में बिहार और बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अब। बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्यों में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के
विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम जो आगे चलकर जहांगीर कहलाया। तो जहांगीर उसका बेटा था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जहांगीर को जान लेते हैं। जहांगीर थोड़ा मस्त मौला था। जहांगीर 1605 से 1627 जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों के आगे बढ़ाया और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह के ने मुगलों को स्वीकार किया और उसके बाद सिख हामी अहोमों अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया और सफल नहीं हुआ। जहांगीर के शासन में अंतिम वर्ष में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां के कहलाए, ने विद्रोह किया। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि शाहजहां जहांगीर का पुत्र था और उसे खुर्रम कहा जाता था। कभी कभी पूछ लेगा खुर्रम का संबंध किससे है, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शाहजहां के बारे में जानते हैं। शाहजहां इसका काल काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इसी समय ताजमहल का निर्माण और सब संस्कृति की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो शाहजहां कब से 1627 से 1658 दक्कन में शाहजहां ने अभियान जारी रखे और अफ़गान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया। वह पराजित हुआ और अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओखरा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में तखल पर बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। ठीक है, उसके बाद अहमदनगर को मुग़लों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के दिन से निवेदन किया और शाहजहां को एक पत्र के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत अन्य तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया और शाहजहां को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। यानी कि औरंगजेब ने अपने ही मतलब पप्पा को एक तरह से शाहजहां को कैद कर लिया था। ये बात आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अब औरंगजेब के बारे में जानते हैं। औरंगजेब 1663 से 1658 से 1707, तो 1663 में उत्तर के भाग में इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए। अमोहा के में विजयी हुए, परंतु 1680 में उन्हें विद्रोह कर दिया और उत्तर पश्चिम में यूसुफ़ी सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगल के खिलाफ विद्रोह किया और इसका कारण उसकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामले में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान आरंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान शुरू कर दिया। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में अंग्रेज़ों ने दक्कन के मराठा जो छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे, उनके विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन के मराठा के विरुद्ध विद्रोह का सामना करना पड़ा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि बाद में आप रिवीजन करें तो उतना ही रिवीजन करें जितना अंडरलाइन किया गया है। ये चीज़ आपका ऑप्शनल के लिए है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जिसका ऑप्शनल है, हम लोग तो पीटी के मद्देनज़र देख रहे हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़िएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
यहाँ से पढ़ते हैं। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच की सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाते चले गए एक तरह से। ठीक है, अब हम मनसबदार और जागीरदार की बात करते हैं। 2019 में यूपीएससी में यहाँ से मनसबदार और जागीरदार से क्वेश्चन आया है, तो इसको सही से पढ़ते हैं। चलिए, मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों के तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्य को प्रशासनिक रूप से नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इसमें छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग के ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, ठीक है, अफ़गानों, इन सब से उन्होंने अफ़गानों, राजपूतों, मराठों, अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों को सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मनसबदार वो होते हैं जिनको कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला है। आते हैं आगे। ये देखिए, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण करने के लिए लगते थे और वे अपने सैनिकों को घोड़ों को दागते थे, सैनिकों को पंजीकरण करवाते थे और कार्यवाहियों के बाद भी अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। उन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान ही होती थी। परंतु अब इक्ता क्या है आपको मैंने बता दिया था पिछले चैप्टर में। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरदार पर नहीं रहते थे और वे न ही उन पर प्रशासन करते थे और उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे और जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग से सेवारत रहते थे, क्योंकि वो उनको जॉब मिला हुआ था तो वो कहीं लड़ाई के लिए चले जाते थे, तो उनके द्वारा जो सामंत नियुक्त किया जाता था वो लेता था, इकट्ठा करता था। जब मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों के ऊपर से मिलने वाला राजस्व था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व लिया जाता था और मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक है, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी राजस्व की प्राप्ति की जो व्यवस्था थी उसे जब्त कहा जाता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भागते भागते इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे आइए थोड़ा सा ये देखते हैं अकबर नामा और आईने अकबरी के बारे में। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अबुल फजल ने जो इतिहास लिखा था उसी को अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक अकबर नामा दिया। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज का बयान, दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण,
तीसरी जिल्द में आईने अकबरी, जिसमें अकबर के शासन, घराने, सेना, स्वशासन और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा दिया गया है और इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें, फसलों, पैदावार, कीमतें, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण इसमें दिया गया है। बस, और अब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको आप थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए कि अकबर की नीतियाँ और प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और उनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, उन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के शासक जो होते थे सूबेदार होते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्य का निर्वाह करते थे, ठीक है। प्रत्येक प्रांत में एक वृत्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। दीवान क्या होता था? वृत्तीय अधिकारी होता था, जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो समझ लीजिए आप। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, ठीक है, अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त। जैसे बख्शी क्या करता था? वेतनधारी होता था। सदर धार्मिक और धर्मास्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। तो यही सब आपको याद करना है, यही पूछता है, ठीक है, कि बख्शी का संबंध किससे है? तो वेतनधारी से है। धर्मास्थ, ये तो आप समझ सकते हैं कि ये धार्मिक कार्यों में लगा हुआ होगा। फौजदार जो होता था सेना नायक होता था। और कोतवाल जो होता था पुलिस अधिकारी होता। आज भी स्टेशन का नाम होता है कोतवाल। तो ये बात आपको याद आ जाएगी देखकर। इसमें कोई विशेष नहीं है कि जिससे आपको कोई परेशानी हो। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के नूरजहां का प्रभाव। मेहरू मिन्नसा 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब दिया गया। तो उसका नाम क्या था? मेहरू मिन्नसा था, ठीक है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए और इसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्तीर्ण किए थे। तो दूसरी तरफ वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा गया था। ये बात याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, चौकोर मोहर बनती थी। उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप में से रानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई और हम कमान करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये सब उसमें लिखा हुआ था, ये सब आता नहीं है, आप ऐसे याद रख लीजिएगा बस। अभी ये देखिए जो मैंने किया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। वैसे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। ये देख लेते हैं थोड़ा सा। अबुल फजल सुलेह कुल के इस परिवार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने के लिए अकबर की मदद की और इस संबंध में जहांगीर को और शाहजहां को भी अपनाया। ये बात आपको याद में रखनी है। अब देखिए सब ख़त्म हो गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको मैं छोड़ दिया हूँ। आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। ये देखिए, ये जो हमने अभी तक जो शब्दावली सीखी है, यहाँ से हमको पता है। मनसब कौन होता था? तो मनसब एक पद है, आपको पता है। मंगोल का संबंध उज्बेक से है, मैंने बताया। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ और राठौर राजपूत मारवाड़। नूरजहां जहांगीर से संबंध है। और सूबेदार का संबंध किससे है? गवर्नर से, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को
इसका लाभ मिल सके। अच्छा कंटेंट है तो हम गंदा कंटेंट तो है नहीं कि इसे शेयर नहीं किया जा सकता। नॉलेजेबल कंटेंट है तो सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर